मैं राय साहब आपके पास आऊं, क्योंकि राय साहब जरा, एक मेरे दर्शक ने अच्छा लिखा है, समीर अहमद साहब हैं, वो कह रहे हैं नेता तो रेपिस्ट भी चलेगा, प्रोटेस्टर्स पूरे संस्कारी चाहिए। वाह रे अंधभक्तों। मैं एक व्यक्तिगत बात बता दूं, मेरे भाई हम सब लोगों के घर में कुछ अंधभक्त लोग हैं, तो अब समझ में नहीं आ रहा था चर्चा कहां से शुरू करें। मेरे कोई बहुत ही, मतलब हम लोग की एज वाले ग्रुप के हैं, वो आए बहुत सीरियसली और बोले कि जरा सिंह साहब ये तो बड़ा एक मुश्किल बात है। हमने क्या, ये जो पाकिस्तान से इतना पैसा आया इन सब प्रोटेस्टर के पास, और ये स्मगलरों का पैसा आया। हमने कहा अच्छा, हाँ बिल्कुल आया। तो हमने कहा मुझे भी ऐसा पता है। नहीं, हमने कहा अगर ये पैसा आया और हमको आपको पता है, तो ये हमारे मोदी जी क्या कर रहे हैं? निकाल बाहर करिए ऐसे आदमी को, निकम्मे आदमी को। जब उसके रहते हुए अगर पाकिस्तान भी पैसा भेज रहा है, स्मगलर भी पैसा भेज रहे हैं, टेररिस्ट भी पैसा भेज रहे हैं, तो ये एनएस डोवाल साहब और ये लोग कर क्या रहे हैं? ये इंस्टा पे वीडियो बनाने के लिए रखे गए हैं क्या? हमारा कान कहने, नहीं हाँ हाँ, ये अब उनको लगा कि ये तो अजीब ही बात है। हमने जिम्मेदारी किसकी? राहुल गांधी की है कि जाके वो वहां पे चेक करेंगे कहां से पैसा आ रहा है। ये सब इतने झूठे हैं, और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि झूठ के पूरा आडंबर है उसमें खड़ा हुआ है। सिंह साहब इस बीच जी, आपने जो फॉरेन फंडिंग की बात की ना, ये फॉरेन फंडिंग के बाद पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है कि इस प्रोटेस्ट में उनको कोई भी एविडेंस नहीं मिला है फॉरेन फंडिंग का। देयर इज एन ऑफिशियल स्टेटमेंट टू दिस इफेक्ट। अरे लेकिन हितेश भाई, जब इसी कमेटी में एक कामाकोटी साहब जो आईआईटी के हैं, जब वो ये कहते हैं कि गौमूत्र से क्या क्या चीजें हो जाती हैं, तो इस पे तो अब क्या करें? वो मतलब वो जो कुछ कह रहे हो कुछ कह रहे हैं। खैर, हमको भी दुख होता है कि हमारे ही परिवार के लोगों को या दोस्तों को हमें अंधभक्त कहना पड़े, जी जी लेकिन वो जी पीड़ादायक परिस्थिति हमारे देश की जी विडंबना चल रही जी है अभी। जी 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 मैं, हाँ मैं क्या कह रहा था, अब जरा मुझे ये बताइए, बिहार से पक्की खबर आ रही है कि 500-600 लोग वहां डिटेन है, वहां पे AK-47 से गोली चलाई गई है, और इस पे बिल्कुल खामोशी है। ये बात मैं सिर्फ इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि ये कहीं ना कहीं, अच्छा कॉकरोच जनता पार्टी पहले बहुत जोश में थी कि हम लोग आएंगे और 20 गुना, अब बिल्कुल साफ, अब बिल्कुल मुंह पे ताला लगा के बैठे हुए हैं। ये भी स्पष्ट हो गया है कि वहां पे जंतर मंतर पे, राय साहब आप इलाहाबाद में हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव की तैयारी करीब करीब वहां हो रही थी। दो लोग बहुत एक्टिव दिखाई पड़े। जब चंद्रशेखर जी वहां बहुत एक्टिव दिखाई पड़े, क्योंकि चंद्रशेखर जी के जिम्मे है कि भाई दलित वोट विपक्ष में जितना बढ़ सके वो बढ़ जाए। और दूसरे अखिलेश बहुत ठीक से एक्टिव दिखाई पड़े, जो बिल्कुल ठीक बात थी। अखिलेश के पार्टी के सारे सांसद, करीब करीब सारे सांसद, वो जंतर मंतर भी गए। अखिलेश साहब हर जगह पहुंच रहे थे। वो धरना जब था तो राहुल गांधी का, तो पीएम आवास के सामने भी पहुंचे, संसद के अंदर भी उन्होंने जोरदार ढंग से वकालत की। और एक बड़ा कारण ये भी था कि ये उत्तर प्रदेश में जल्दी से इसको करना पड़ा। मैं एक और आपको इंफॉर्मेशन दे दूं, मैं सुबह जहां जाता हूं वहां पे 2 बार अभी वो हो चुका है। हमारे रामविलास पासवान जी के पुत्र जो छोटे पासवान साहब हैं, उन्होंने अब सम्मेलन किया और उन्होंने कहा 403 सीट पे उत्तर प्रदेश में वो विधायक के वो लड़ाएंगे। एक जानकारी और दे दूं कि उत्तर प्रदेश में जाटव, जिसको जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में चमार कहते हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाटव कहते हैं, इनकी आबादी के बाद दलितों में दूसरे नंबर पे पासवान लोग हैं, पासी लोग हैं। और समाजवादी पार्टी के सबसे ज्यादा जो दलित, उसमें 5 MP पासवान है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 5 तो हैं, हाँ 5 हैं। ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है कि 403 सीट पे आके जो इन्होंने काम नीतीश कुमार के लिए किया था, वो यहां पे भी। मैं रेफरेंस इसलिए बताता चल रहा हूं कि जंतर मंतर से बहुत से चीजें भी सेट हो रही हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को पंजाब में इलेक्शन लड़ना है, तो वहां पे भी ये कॉकरोच जनता पार्टी को पंजाब भी ले जाया जाएगा, ये तय बात है। मैं जरा राय साहब, लार्जर चीजों में जो अभी बात हुई, राहुल गांधी ने, लेकिन बहुत ही स्ट्रैंगल होल्ड नहीं होता है, 2 डिमांड, 2 प्रश्न और उस प्रश्न का उत्तर। राय साहब। सर अभी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के 3 दिन भी नहीं बीते, 72 घंटा 76 घंटा, और आज ही लोकसभा के दरवाजा और चौखट खुला, और 1 दिन के अंदर हमारे देश का प्रधानमंत्री
इस पूरे नौजवानों के साथ किए गए वादे से सीधे सीधे गद्दारी पे उतर आया। वादा खिलाफी का इतना बीभत्स नमूना हिंदुस्तान के लोकतंत्र की राजनीति में तो बिल्कुल ही नहीं पाएंगे। और तिस पर अभी अभी बांगचुक दिल्ली में ही है, अभी काकरोच भी सब दिल्ली में ही है, और उनकी तरफ से एक भी शब्द नहीं बोला जा रहा है। तो मुझे लगता है कि आंदोलन का अगला चरण जो है वो शुरू होने की स्थिति में आ गई है। आज पटना में अभी इस समय जो है नेहा का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है। नेहा के साथ आयशा के लोग हैं, 100 से ज्यादा तो सीपीआईएमएल के लोग गिरफ्तार हैं, जिसमें संदीप सौरभ विधायक है, स्टेट सेक्रेटरी सेंट्रल कमेटी के मेंबर परवेज आलम, राजद के एक बड़े लड़ाकू विधायक गिरफ्तार हैं, और लालू जी के पुत्र भी गिरफ्तार हैं, तेज प्रताप गिरफ्तार हैं। और कल सीवान में जो कुछ हुआ उसको सबने देखा। उसके पहले आरा भोजपुर में गोलियां चल रही थी और गोलियों का जवाब भी जनता दे रही थी, भाग नहीं रही थी। इलाहाबाद में कल बहुत बड़ा प्रदर्शन है। इन्होंने जिस तरह से छापेमारी शुरू की है इलाहाबाद में, इलाहाबाद का प्रदर्शन जिसको अखिलेश यादव जी ने कहा कि इलाहाबाद तो छात्र आंदोलन की राजधानी बन चुका है, और अनुमान किया जा रहा था कि उस दिन हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जमावड़ा जो है छात्रों नौजवानों का इलाहाबाद में देखा गया। अब उसमें से चुन चुन कर कैमरे के जरिए क्राइम ब्रांच के लोग रात में छापा मार रहे हैं, गिरफ्तारी कर रहे हैं, जिसके चलते आज समाजवादी पार्टी के सारे संगठन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ गए थे, और कल आयशा का एक बड़ा प्रदर्शन आयोजित है। तो अब ये चिंगारी फिर से दिखाई पड़ रही है एक दूसरे दौर का, और उसका संकेत देखिए राहुल गांधी और नेहा का जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें नेहा के साथ आयशा के और भी साथी थे, उसमें नेहा ने भी जोड़ा और राहुल गांधी ने भी जोड़ा कि ये लड़ाई जो है ये हमारा एक सिंबॉलिक था। एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा एक प्रतीक था, और इसके जरिए हम ये जनता को भरोसा दिलाना चाह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के मजबूत से मजबूत दीवार में भी हम दरार पैदा कर सकते हैं, हम उसको गिरा सकते हैं। लेकिन हमारी असली लड़ाई परीक्षा नीति, शिक्षा नीति और रोजगार की नीति को लेकर, और उसमें नेहा ने इस चीज को जोड़ा। उस समय भी गिरफ्तारियां बिहार में हो चुकी थी उनके विधायक की और तमाम लोगों की। नेहा ने जोड़ा कि देश भर में जिस तरह से मारपीट हुआ, गोली चली, पैलेट्स गन चले, AK-47 चला, हाथ पर तोड़ा पुलिस के द्वारा, पुलिस के अफसर के द्वारा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उस पर बिना कार्रवाई कराए हम इस आंदोलन से वापस नहीं जा रहे हैं। तो एक संकेत तो दिख रहा है कि रोजगार के सवाल और उसको आग में घी डालने का काम आज इनके आश्वासनों से, मैं दिन भर कोर्ट में था इसलिए मुझे एकदम जानकारी नहीं, लेकिन मैं अनुमान लगा सकता हूँ आदरणीय राज साहब ने जिस तरह से दुखद माना उनके भाजपा के तमाम कार्रवाइयों को, और राहुल गांधी के बातों को जिस तरह से गंभीरता से बताया आपने, तो सीधी सीधी यह बात है कि अब इनके पास इन्होंने जो कमेटी बनाई है, चाहे जिसकी बनाई है, सवाल इसका नहीं है। सवाल है कि एक सेंट्रलाइज्ड एग्जामिनेशन सिस्टम में ब्यूरोक्रेट्स के जरिए, टेक्नोक्रेट्स के जरिए और अंधभक्तों के जरिए आप किसी भी तरह से परीक्षा प्रणाली को शुद्ध नहीं कर सकते, न तो पेपर लीक रोक सकते। ये कराया ही गया है। आप जो है 67 लोगों को बर्खास्त किए, यह सबकी खबर है। 67 लोगों को बर्खास्त करने का मतलब 1/3 जो हिस्सा है एनटीए का वो भ्रष्टाचार में लिप्त था। तो 67 लोगों को अगर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के नाते बर्खास्त किए तो आंदोलन न होता तो ये 67 लोग बने रहते। और इससे भी होता है कि सारा कुछ हेडक्वार्टर से हो रहा है, सारा कुछ राष्ट्रीय स्तर पर पेपर लीक को प्रायोजित किया जा रहा है। मेरा तो सीधा आरोप है कि अभी यूजीसी में जब ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो हटाइए ये चैप्टर करप्शन इन जुडिशरी, उस समय जो आपने चर्चा किया था तो मैंने अध्ययन करके पाया कि एक बड़ी संख्या जो है वो अनऑफिशियली आरएसएस के लोग, संघ के लोग यूजीसी में कोर्स करिकुलम बनाने, एग्जामिनेशन
में कापियां जांचने और क्या क्या करने के लिए लगे हुए हैं वो, और महत्वपूर्ण पदों पे है, और वो वहां के परमानेंट मेंबर नहीं है। यहाँ भी यही स्थिति है। एनटीए में 67 लोग, 67 से कम की तो उसकी कुल स्ट्रेंथ है। ये सारे लोग आउटसोर्सिंग वाले हैं, सारे लोग संघ से जुड़े हुए लोग हैं या संघ के द्वारा भेजे हुए लोग हैं। तो आप चाहे नीलकेणी साहब को रख लीजिए, चाहे किसी साहब को रख लीजिए, जब तक ऑल इंडिया पूरा का पूरा मेडिकल एजुकेशन को ये, और इसमें थोड़ा सा भीतर जाइएगा पता चलेगा कि ये 15 साल से डब्ल्यूएचओ का दबाव था, और डब्ल्यूएचओ और एक और अंतरराष्ट्रीय संस्था जो भारत में पूरे मेडिकल एजुकेशन को सेंट्रलाइज करने के लिए सरकार पे दबाव डाल रही थी और तमाम तरह के एड रोकने के लिए धमकी दे रही थी कि इसको आप करिए। तो ये एक अंतरराष्ट्रीय जो साम्राज्यवाद, क्योंकि वो उसी हिसाब से बना भी रहे, जैसे एड्स पे उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा दिया, जिन जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां जिन दवाओं को में मुनाफा ज्यादा है या जिसका निर्माण वहां अमेरिका में हो रहा है, डब्ल्यूएचओ के जरिए उसी के नाम पर एड भी दिया जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो ये एग्जामिनेशन सिस्टम को सेंट्रलाइज करना जो है वो पूरा एक क्राइम मैनेजमेंट की तरह से है कि हम पेपर लीक करेंगे। अब पेपर लीक का मसला जो है ये केवल उठ जाने से है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हो रहे हैं जिसमें हमें पता नहीं चलता कि उसमें उसके पेपर्स उन लोगों को पता था क्या जो इसका लाभार्थी होना। और इस पे कमीशन बैठाने के लिए तो बहुत उदाहरण दिए। इलाहाबाद का भी 2 उदाहरण सुन लीजिए कि कमीशन बैठाने का मतलब बेईमान जजों द्वारा बेईमानी को सही साबित करना। अभी इतना बड़ा दुर्घटना हुआ, सर हमारे इंचार्ज थे और बहुत उससे हम तो तब से कुंभ ही देख रहे हैं, अर्ध कुंभ देख रहे हैं, माघ मेला देख रहे हैं, उससे सुरक्षित उससे सुंदर कुंभ हमने देखा ही नहीं जब सर यहाँ पर कुंभ मेला अधिकारी थे, पुलिस व्यवस्था के हेड थे। इस बार दसियों हजार करोड़ खर्च करने पर भी मौनी अमावस्या को मेरे ख्याल से 29 तारीख की दिन थी, भयंकर भगदड़ में मेरा यह कहना है कि असंख्य लोग मरे, गिनती नहीं थी। और उस पे जो है डॉक्टर हर्ष कुमार, जस्टिस हर्ष कुमार की एक कमेटी बन गई। अब ये हर्ष कुमार कहाँ संघर्ष कर रहे हैं? अगला माघ मेला आने वाला है, अर्ध कुंभ की तैयारियां शुरू हो गई हैं, मेला अधिकारी की नियुक्ति शुरू हो गई है, हर्ष कुमार की रिपोर्ट की कहीं पता नहीं है। इसी तरह से जस्टिस भोसले एक बड़ा विवादित चीफ जस्टिस था, मेरे महाराष्ट्र से आया था और उसके ईमानदारी पर ढेरों सारे सवाल उठते थे। हमारे यहाँ के एक पूर्व सांसद और पूर्व विधायक की पुलिस कहीं तक रात था लेकिन कैमरे के सामने मतलब उनकी हत्या हो जाती है। भोसले साहब जो है उसके इंक्वायरी हेड होते हैं और भोसले साहब एकदम क्लीन चिट दे देते हैं। या तो कमीशन इसलिए बनता है कि जो असली अपराधी हैं उनको आप निर्दोष साबित कर दें, या कमीशन जो ठंडे बस्ते में लिब्राहन कमेसी टाइप का कुछ भी दे दें। वैसे जैसे दुबे वाला जो इनकाउंटर हुआ कानपुर के पास, बिकरू वाले दुबे का, उसमें सुप्रीम कोर्ट के महामहिम जज जो हजारों रूलिंग रटे रहते थे और बिना देखे सब जजमेंट लिखवाते रहते थे, एक एक जजमेंट में 100 रूलिंग देते थे, जस्टिस BS चौहान। दुनिया उस दिन हमने संजोग से लाइव देख रहा था मैं, आज तक और तमाम चैनल बता रहे थे कि लगता है इनकाउंटर होने वाला, हम लोगों को रोक दिया गया, बैरिकेड कर दिया गया, और उन्होंने कहा कि इनकाउंटर था ही नहीं। वो तो कुछ ऐसा हुआ कि पुलिस के सामने आत्मरक्षा में यही एक विकल्प बचा था कि उसके ऊपर फायर करते। तो ये सरकारी किस्म के, एक तो जजों का जितना मान मर्यादा घटा है, जज जिस तरह से बाजार में बिकाऊ हो गए हैं। मैं सलाम करूंगा जस्टिस भुइयां का, जिन्होंने अभी भोपाल में जो स्पीच दिया है, और इस पे आपको एक बार डिस्कशन रखना चाहिए कि जुडिशरी में भी विभाजन हो रहा है। जुडिशरी भी इस सांप्रदायिक और संघी जजों के खिलाफ एक सबका आवाज उठाने के लिए हिम्मत कर रहा है। तो
अब बहुत जल्दी हम देखेंगे। अब बिहार देखिए, बिहार फेज 2 का, बिहार नया जंतर मंतर होने जा रहा है। बिहार दोबारा बिहार बंद की योजना चल रही है। बिहार में परसों पालीगंज जो है, जहां से संदीप विधायक है, वहां बिहार उसको उसमें उस पूरे तालाबंदी की घोषणा कर दी गई है। तो बिहार में स्टेट का तो एक बड़ा अपराधी लफंगा वहां चीफ मिनिस्टर है, जिसने अभी विवेक तिवारी या कौन जो थे वहां, भरत तिवारी का किस तरह से निर्मम तरीके से इनकाउंटर चुनौती देकर करवाया था। तो मोदी जी के लिए संकट खत्म नहीं होने जा रहा। और जहां तक चुनाव की बात है, उत्तर प्रदेश में किसी का पता नहीं चलेगा जो आज माहौल है। और जिस तरह से हिंदू मुसलमान का सवाल, मंदिर मस्जिद का सवाल, श्मशान और शमशान और कब्रिस्तान का सवाल जो है पिछड़ गया है। जो दिल्ली का नारा उसे नहीं भूलना चाहिए कि जब जब मोदी डरता है हिंदू मुस्लिम करता है, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। तो पुलिस का भी डर खत्म हो गया और हिंदू मुसलमान का विभाजन के खतरे बहुत कम हो गए हैं। जी जी जी